Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start part 2 of chapter 6 of geography. आज हम part 2 start करने जा रहे हैं chapter 6 का geography book में से. The name of the chapter is Major Landforms of the Earth और chapter का name है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप. तो part 1 में हमने read किया कि कौन से प्रोसीजर्स के कारण लैंडफॉर्म्स बनते हैं. तो इसमें हमने फर्स्ट प्रोसीजर रीड किया था इंटरनल प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसीजर था हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस में हमने टू थिंग्स को रीड किया, टू प्रोसीजर्स रीड किए. फर्स्ट इरोजन और सेकंड वाज डिपोजिशन. उसके बाद जो हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो हमारे एलिवेशन और स्लोप के आधार पर हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज माउंटेन्स, सेकंड प्लेटू एंड थर्ड इज प्लेन्स. उसके बाद माउंटेन्स के बारे में हमने रीड किया था. माउंटेन्स में हमने रीड किया कि माउंटेन्स क्या होते हैं. तो अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. इसमें हमने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा, ग्लेशियर्स क्या होते हैं. देन वी हैव रेड दैट माउंटेन रेंज. व्हाट इज माउंटेन रेंज? माउंटेन रेंज किसे कहते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स? माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं? इसमें फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में हमने रीड किया था. और नाउ वी विल रीड अबाउट प्लेटूज. आज हम प्लेटू के बारे में रीड करेंगे. दिस इज आवर सेकंड लैंड फॉर्म. ये हमारा सेकंड लैंड फॉर्म है प्लेटूज, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं पठार. तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लेटू से. आ प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. प्लेटू क्या होता है? एक फ्लैट लैंड होता है. एलिवेटेड मीन्स कुछ उठा हुआ और फ्लैट लैंड होता है. It is a flat top tableland surrounding standing above the surrounding area. और ये कैसा होता है? अपने आसपास के एरिए से उठा हुआ और टेबल लैंड की तरह फ्लैट होता है. देखिए इस तरह से होता है प्लेटू. ये देखिए ये टेबल लैंड की तरह होता है. ठीक है. और कुछ उठा हुआ होता है, अपने सराउंडिंग एरिया से कुछ उठा हुआ होता है और टेबल लैंड की तरह ये फ्लैट होता है. A plateau may have one or more sides with steep slopes. अब देखिए एक प्लेटू की क्या होती है? एक या एक से अधिक साइड्स होती हैं और जो इसकी स्लोप्स होती हैं वो स्टीप होती हैं, ढलान वाली स्लोप्स होती हैं. जैसे अभी आपको मैंने पिक्चर दिखाई, ये देखिए ये हमारा प्लेटू है. और एक तो ये टेबल शेप में है और एक या ज़्यादा साइड है इसकी, एक से ज़्यादा साइड. और जो इसकी साइड्स हैं वो कैसी हैं? स्टीप है, ढलान वाली साइड है, इस तरह से. ओके. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. अब जो हाइट होती है प्लेटोज की वो कैसी होती है? कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है. प्लेटू की जो हाइट होती है, प्लेटू की जो ऊंचाई होती है वो कुछ 100 मीटर से लेकर कई 1000 मीटर तक हो सकती है. Plateaus, like mountains, may be young or old. और plateaus mountains की तरह ही young या old हो सकते हैं. देखिए जैसे हमने माउंटेन में रीड किया कि माउंटेन्स कुछ यंग भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं, इसी तरह से प्लेटोज भी यंग या ओल्ड होते हैं. द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज. और जो हमारा डेक्कन प्लेटू है इंडिया में वो हमारा सबसे पुराने प्लेटू में से एक है. ओके. डेक्कन प्लेटू इंडिया का सबसे पुराने प्लेटूज में से एक प्लेटू है. द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स. और देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्लेटू के. वो क्या है? केन्या, तंजानिया और युगांडा, जो कि कहाँ पर है? ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है. और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न प्लेटू है, वो कुछ और इन प्लेटूज के एग्जाम्पल हैं. ओके. तो केनिया, तंजानिया और युगांडा वो कहाँ पर है? ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू में है. और ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न प्लेटू के कुछ एग्जाम्पल्स हैं.
The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. अब देखिए जो सबसे ऊंचा प्लेटो है वर्ल्ड का वो कौन सा है? तिब्बत प्लेटो। तिब्बत का पठार जिसको हम बोलते हैं वो सबसे ऊंचा पठार है वर्ल्ड का जिसकी हाइट है 4,000 से 6,000 मीटर। सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है? 4,000 से 6,000। हम किसी भी चीज़ की जब हाइट मेज़र करते हैं तो वो किससे मेज़र करते हैं? सी से मेज़र करते हैं। अगर हमें माउंटेन की हाइट लेनी है तो उसको हम सी लेवल से मेज़र करेंगे, प्लेन की हाइट को हम सी लेवल से मेज़र करेंगे। तो ऐसे ही प्लेटो की हाइट को भी हम सी लेवल से मेज़र करेंगे। और सी लेवल से जो सबसे ऊंचा प्लेटो है वो है हमारा तिब्बत प्लेटो जिसकी हाइट 4,000 से लेकर 6,000 मीटर तक है। नेक्स्ट आता है प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। अब प्लेटूज जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि प्लेटूज में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज। बहुत सारे खनिज होते हैं प्लेटूज में। एज अ रिजल्ट many of the mining areas in the world are located in the plateau areas। और इसी का कारण है कि जो बहुत सारे माइनिंग एरियाज हैं वर्ल्ड में वो कहाँ लोकेट है? प्लेटू एरिया में ही लोकेटेड है। द अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अब जो अफ्रीकन प्लेटू है वो किसके लिए फेमस है? गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए फेमस है। अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेटू। और इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू है जहाँ पर बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन, कोल और मैंगनीज पाया जाता है। In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from a great height। अब देखिए प्लेटू एरिया में क्या होते हैं? बहुत सारे रेनफॉल वाटरफॉल्स होते हैं। वाटरफॉल्स का मतलब होता है जल प्रपात, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल प्रपात होते हैं। एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, क्या होता है कि रिवर जब बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे गिरती है तो प्लेटूज में क्या बनते हैं? वाटरफॉल्स बनते हैं। In India, the Hundru falls in the Chota Nagpur plateau on the river Subarnrekha and the Jog falls in Karnataka are example of such waterfalls। अब इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं कि हुंड्रू इंडिया में हुंड्रू फॉल्स है, छोटा नागपुर में हुंड्रू फॉल्स है जो कि कौन सी रिवर पर है? सुबर्ण रेखा रिवर पर है। और जोग फॉल्स है जो कि कर्नाटका में है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वाटरफॉल्स के। नेक्स्ट, द लावा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सोयल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। और लावा प्लेटूज हैं जो कि जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और ये जो काली मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है और कल्टीवेशन के लिए मीन्स एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत अच्छी होती है। मैनी प्लेटूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। और कुछ प्लेटूज होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, जैसे अभी रेनफॉल्स की बात की कि कैसे वाटरफॉल्स की बात की कि कैसे जलप्रपात होता है, तो कई लोग इन प्लेटूज पे इन वाटरफॉल्स को देखने भी आते हैं। वो एक बहुत सीनिक स्पॉट है हमारे लिए प्लेटूज, और जो कि टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन्स की। आर नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज प्लेन्स। तो प्लेन्स क्या है? देखिए प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। अब प्लेन्स क्या है? वो बिल्कुल ही फ्लैट है, समतल है। प्लेन्स को हम हिंदी में बोलते हैं मैदान। तो जो मैदान होते हैं वो बहुत ही फ्लैट लैंड होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। और वो सी लेवल से 200 मीटर तक ऊंचे नहीं होते। मीन्स उनकी हाइट कितनी होती है? 200 मीटर से कम ही होती है, उससे अधिक ऊंचे वो नहीं होते। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, others may be slightly rolling and undulating। ज़्यादातर जो प्लेन्स होते हैं वो लेवल के होते हैं, मीन्स समतल होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं।
कुछ थोड़े बहुत होते हैं जो रोलिंग शेप में होते हैं, मीन्स गोलाकार शेप में होते हैं, या अंड्यूलेटिंग, अंड्यूलेटिंग मीन्स थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। अदरवाइज मोस्टली प्लेन्स जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। Most of the plains are formed by rivers and their tributaries। और जो बहुत सारे प्लेन्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रिवर्स के द्वारा या ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? रिवर्स की सहायक नदियां होती हैं। जब छोटी छोटी नदियां आके बड़ी नदी में मिल जाती है तो जो वो छोटी नदी होती है वो बड़ी नदी की सहायक नदी बन जाती है। ओके, तो द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। देखिए जब नदियां बहती हैं, नीचे की तरफ नदियां बहती हैं, पहाड़ों पर ढलान पर जब नदियां बहती हैं तो वो उसको क्या कर देती है? इरोड कर देती है, मीन्स तोड़ देती है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। और वो अपने साथ जो टूटा हुआ मटेरियल होता है वो नदियां अपने साथ उसको बहाकर ले आती हैं। Then they deposit their load consisted of stones, sands and silt along their courses and in their valleys। और देखो जो वो डिपॉजिट्स होते हैं उनके साथ, जैसे कि स्टोन्स हो गए, सैंड्स हो गए, सिल्ट्स हो गए, तो उसको वो क्या करती हैं? अलग अलग वैलीज में वो उसको स्प्रेड कर देती हैं, बिछा देती हैं, उसको डिपॉजिट कर देती हैं। इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। और यही वजह होती है, यही कारण, इसी वजह से ही प्लेन्स बनते हैं। अब देखिए जो माउंटेन्स आती है, माउंटेन से जब रिवर फ्लो करके आती है तो अपने साथ वो इरोडेड मटेरियल लाती है। कुछ चीज़ें, पत्थर, मिट्टी, बालू वो अपने साथ बहा कर ले आती है। तो वो कहीं ना कहीं जगह पर उसको इकट्ठा कर देती है और इससे क्या बनते हैं? लैंड फॉर्म्स बनते हैं। और ये लैंड्स बनने के लिए, ये प्लेन्स बनने के लिए इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन प्लेन्स को बनने के लिए। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। अब देखिए प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। और प्लेन्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नेट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो होती है वो यहीं पर ईजी होती है कंपैरेटिवली माउंटेन्स। अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना कि प्लेन एरिया में होता है। Thus, these plains are very thickly populated region of the world। इसलिए जो ये प्लेन्स होते हैं उसमें बहुत सारा पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है संसार की। मीन्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है? प्लेन्स एरिया में रहती है। Some of the largest plains made by rivers and found in Asia and North America। और कुछ जो बहुत बड़े बड़े प्लेन्स हैं जो कि नदियों द्वारा बनाए गए हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगसी इन चाइना। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए एशिया में, एशिया के भारत में जो ये प्लेन्स फॉर्म किए जाते हैं वो किसके द्वारा, कौन सी नदियों के द्वारा किए गए हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किए गए हैं। और ऐसे ही चाइना में जो प्लेन्स फॉर्म किए गए हैं वो यांगसे, यांगसे नदी है उसके द्वारा ये प्लेन्स फॉर्म किए गए हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। अब जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत यूजफुल एरिया है। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन। अब देखिए ये मतलब बहुत अच्छा एरिया है प्लेन्स का, जहाँ पर लोग रहते हैं, अपने घर बनाते हैं और क्या करते हैं? कल्टीवेशन भी करते हैं, एग्रीकल्चर ही करते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव। फर्टाइल सॉइल के कारण जो वहाँ की मिट्टी है, प्लेन्स की मिट्टी, वो बहुत उपजाऊ होती है। इसी के कारण द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है कल्टीवेशन के लिए भी। वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत इजीली होता है, बहुत अच्छा होता है। इन इंडिया टू द इंडोगेनेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द ऑफ द कंट्री। अब भारत में भी इंडोगेनेटिक प्लेन्स हैं जो कि बहुत अच्छा पॉपुलेटेड रीजन है हमारी कंट्री का।
Now, next last topic is landforms and the people. लैंडफॉर्म्स और पीपल मीन्स स्थल रूप और लोग, कैसे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स में कैसे पीपल रहते हैं, आइए देखते हैं. Human have been living on different kinds of landforms in different ways. अब देखिए, लोग जो हैं वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स पर अलग अलग ढंग से रहते हैं. लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज, लेकिन जो माउंटेन एरियाज में लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कंपैरेटिवली प्लेन्स. मीन्स प्लेन्स में लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं होती जितनी कि माउंटेन्स में डिफिकल्ट होती है लाइफ. प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस. अब प्लेन्स जो हैं वो बहुत अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्डिंग अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन. अब प्लेन्स में घर बनाना इजी है, क्रॉप्स ग्रो करना इजी है, रोड बनाना इजी है, ठीक है, बजाय कि माउंटेन के. कैन यू Can you point out some differences in the way people live on different kinds of landforms? तो क्या आप कुछ पॉइंट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लोग जैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पर रहते हैं, तो उसमें क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कैसे मैन जो ह्यूमन है वो लैंड उसमें माउंटेन्स में रहते हैं, किस तरह वो प्लेन्स में रहते हैं. तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, कि कौन सी लाइफ अच्छी है, माउंटेन वाली लाइफ अच्छी है या प्लेन्स वाली लाइफ अच्छी है. तो आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction. कई बार क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड आ गया. तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है. हुज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस. बहुत सारी लाइफ का लॉस हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं. तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क. और देखिए, हम कुछ सावधानियां बरत के, कुछ अवेयर होकर हम इन रिस्क से बच सकते हैं. जो ये रिस्क होते हैं, जैसे कैलेमिटीज़ होगी कोई भी, तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा सचेत हो जाएं, थोड़ा सा ध्यान रखें अगर हम इन चीज़ों का, तो हम इन इंसिडेंट से बच सकते हैं, इस रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं. You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. अब देखिए, आप ये देख सकते हो कि आपके आसपास कैसे जो है लोग अपने लैंड को और वाटर को यूज कर रहे हैं. ओके, क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर. कई बार क्या होता है, हम अपने लैंड को बहुत ही वेस्टफुल मैनर से यूज करते हैं. मीन्स फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड. सपोज मान लीजिए कि एक फर्टाइल लैंड है, उस पे घर बना दिया, तो ये क्या हुआ, वेस्टेज ऑफ लैंड हुआ ना. क्यों? क्योंकि अगर वो लैंड फर्टाइल है तो हम उस पर कल्टीवेशन भी तो कर सकते हैं ना, हम उस पर क्रॉप्स भी तो उगा सकते हैं, हम क्यों उस पर घर बनाएं. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेस्टेज ऑफ लैंड कर रहे हैं कि वहाँ पर कल्टीवेशन ना करके हम वहाँ पर अपने घर बना रहे हैं. सिमिलरली वी नो वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग दैम डर्टी. इसी तरह से क्या है, हम लैंड पर और वाटर में क्या कर देते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं. उससे क्या होता है, पानी और लैंड गंदा हो जाता है. We should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. हमें क्या करना चाहिए, हम जो ये इस तरह से जो बिहेव करते हैं अपने वाटर को गंदा कर रहे हैं, लैंड को गंदा कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए. ये हमें नेचर ने गिफ्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है ये हमारे लिए, हमें उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generations as well. देखिए, जो लैंड हमें मिली है उसे हमें ऐसे बेकार नहीं करना चाहिए, उसे अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए. और ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस अर्थ को एक अच्छा प्लेस बनाएं कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सके. तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, डू यू नो Swachh Bharat Mission, healthy mind lives in healthy body, and for a healthy body
Clean environment, particularly clean water, air and hygienic surroundings are prerequisites. देखिए स्वच्छ भारत मिशन में बताया गया है कि जो हेल्दी माइंड होता है वो हेल्दी बॉडी में ही रहता है। ये एक कहावत है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। जो हमारा स्वच्छ दिमाग है वो हमारी स्वच्छ बॉडी में होता है। और इसके लिए हमें क्या होना पड़ता है, हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना पड़ता है। हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, उसको क्लीन रखना है। हमारे आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना है, उसको गंदा नहीं करना। स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू अचीव ऑल दिस फॉर पीपल। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, जिसमें इनमें सभी लोगों को इसमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए, सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटीज आपके लिए हैं। 1 to 10 पिक्चर्स आपको शो की गई हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप इसको कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ नंबर 1 to 10। 1 to 10 में 10 फोटोग्राफ को देखो एंड राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फोटोग्राफ। और इस फोटोग्राफ के बारे में एक एक करके आप एक सेंटेंस लिखो। जैसे फर्स्ट में डेजर्ट है तो डेजर्ट के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। सेकंड में कोस्टल एरिया है, उसमें आप लिख सकते हैं। थर्ड बोट रेस है। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, तो ये आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, so here our chapter is completed. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you students. Bye bye.